So good morning, bachcho. So till last class we had studied about democracy. What is democracy? What is the meaning of democracy? What are the principles of democracy? We have studied about how the people choose the government in a democratic country like India or uh, or US or anywhere else. And what are the different forms of government? We have studied about the monarch form of government. Monarch form of government consists of again two subtypes. One is the one is the absolute monarch form of government, and the other is the constitutional form of the constitutional monarch form of the government. And then we have studied about dictatorship, and then we have studied about military dictatorship and all. So today we'll be looking towards the difference between the democracy and dictatorship. So see, what is the difference between democracy and dictatorship? Democracy, people have ultimate power to choose their government. As you know, as we all live in our country, our country India. And so what we do, there is an election for after every 5 years, and we choose the government of our own. हमें पूरा हक है कि हम जाके वोट दें. अगर हम 18 साल से ऊपर हैं तो हम जाके वोट दे सकते हैं और हम अपनी सरकार खुद से चुन सकते हैं. ये तो आपको डेमोक्रेसी में होता है. लेकिन अगर आप इसमें जाएंगे डिक्टेटरशिप में, तो क्या होगा? रूलर हैज ऑल द पावर. डिक्टेटरशिप में मगर अगर वो मोनार्क फॉर्म ऑफ डिक्टेटरशिप है तो वहां पे राजा या रानी के पास पूरा पावर होता है. वो जो कहेंगे वही होगा. अगर मिलिट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे कि पाकिस्तान में हुआ था परवेज मुशर्रफ के टाइम पे, जब उन्होंने पाकिस्तान को ओवरटेक कर लिया था और उनकी पावर्स वहां चलती थी, तो जो वो कहते थे वही होता था, है ना. तो ये दोनों में डिफरेंस होता है. सबसे पहला डिफरेंस यही है कि हमारे पास पीपल हैव अल्टीमेट पावर टू चूज द गवर्नमेंट. अगर कोई डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ये है तो पीपल के पास पूरा अल्टीमेट पावर होता है कि आप जाके वोट दें और आप अपना मनचाहा सरकार चुनें. लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता. दूसरा, सिटीजन और द पीपल. सिटीजन मतलब नागरिक, उस देश का नागरिक या फिर उस देश की जनता जो पीपल होती है, हैव कंप्लीट फ्रीडम. उनके पास कंप्लीट फ्रीडम होता है. अगर आप यहाँ भारत में कुछ करना चाहेंगे तो आपके पास कंप्लीट फ्रीडम है. अगर आप धरना देना चाहते हैं तो आप रोड जाम कर देते हैं, उसमें आपको फ्रीडम मिलता है, आप रोड जाम कर सकते हैं. लेकिन यही काम अगर आप दूसरे कंट्री में करना चाहेंगे जहां पर डिक्टेटरशिप है, जहां पे किंग है, तो ये आपको नहीं करने दिया जाएगा. वहां पे अगर आपने किया तो बहुत बुरा होगा आपके साथ, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप सऊदी में चले जाते हैं, भारत में आप अमूमन देखते हैं कि लोग सिग्नल तोड़ते हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं, लहराते हुए मोटरसाइकिल चलाते हैं, है ना. बहुत सारा यहाँ लहरिया मोटरसाइकिल चलाने वाला होता है, सब ये सब, है ना. सब उड़न जो होते हैं, जो दूसरों को भी, जिनके कारण दूसरे का भी एक्सीडेंट होता है ना. बहुत तेज चलाते हैं, है ना, सिग्नल तोड़ते हैं, रेड सिग्नल तोड़ते हैं. लेकिन यही अगर आप सऊदी में जाइएगा, अगर आपने गलती से भी सिग्नल तोड़ दिया तो फिर आपकी खैर नहीं है. अगले 10 मिनट के अंदर आप पुलिस के कब्जे में होंगे. और वहाँ की पुलिस पैसे से नहीं मानेंगी, जैसे कि भारत की पुलिस पैसे से मान जाती है, पैसे दिए और हो गया. नहीं, वहाँ की पुलिस पैसे नहीं मानेगी, आपके ऊपर कार्रवाई होगी, बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी वहाँ पे, है कि नहीं. तो वहाँ पे ऐसा होता है. हमारे यहाँ क्या है, पूरा फ्रीडम है. लोगों को जैसा चाहे जब चाहे वैसा करते हैं, है ना. इट प्रोवाइड्स इक्वालिटी. एक तरह से ये अच्छा भी है और एक तरह से ये बुरा भी है. अगर नागरिक आपका अच्छा है, इस देश का नागरिक अच्छा है, उस देश का नागरिक समझदार है, उस देश का नागरिक देश हित के बारे में सोचता है, तो ये अच्छा है. लेकिन अगर वही नागरिक अनपढ़ है, गवार है, पढ़ा लिखा नहीं है, देश के बारे में नहीं सोचता है, सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता है, तो फिर ये वहां पे दिक्कत आ जाती है. तीसरा, इट प्रोवाइड्स इक्वालिटी, है ना. जैसे आपने पढ़ा है संविधान क्या कहता है. संविधान सबको बराबरी से देखने को कहता है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी प्रांत का हो, है ना. लेकिन यहाँ पे क्या है, डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता है. जैसा राजा रानी चाहेंगे या फिर जैसा उस देश का डिक्टेटर चाहेगा, आपको उसी तरह से करना पड़ेगा. जैसे जर्मनी में हिटलर थे, है ना. सऊदी में अभी सऊदी किंग है सलमान, है ना. सलमान खान नहीं, सलमान, है ना. तो वो जैसा वहाँ चाहेंगे वैसा ही आपको करना पड़ेगा. अपनी मन चाही चीज़ें नहीं कर सकते हैं. वो अगर चाहेंगे कि नहीं हमें सबको बराबरी से नहीं देखना है, तो वो नहीं देखेंगे, है. लेकिन जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान है, वहाँ पे ये संविधान कहता है कि हमें सबको बराबरी से देखना चाहिए. पीपल चूज व्हाट इज गुड फॉर देम, है ना. क्योंकि जनता खुद से अपनी सरकार चुन सकती है, तो जनता ये भी डिसाइड कर सकती है कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है. वहां पे ऐसा कुछ नहीं होता है. पीपल कैन नॉट चूज व्हाट दे वांट, ऐसा नहीं होता है वहां पे जो राजा कहेंगे, जो रानी कहेंगी, जो डिक्टेटर कहेगा, वही आपको मानना है. आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, आपको पसंद हो, नहीं पसंद हो, नहीं, आपको जबरन वो मानना ही पड़ेगा.
एंड इट एनकरेजेस फ्री थॉट्स। हमारे यहाँ जो है देश में, जैसे हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो लोगों का अपना अपना ख्याल होता है। कुछ लोग ट्विटर पे लिखते हैं, कुछ लोग फेसबुक पे लिखते हैं, कुछ लोग इंस्टा पे लिखते हैं, है ना। आपका फ्रीडम ऑफ थॉट्स है, आप कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। फिर कुछ लोग मीडिया में कुछ बोलते हैं ना, तो आपके पास वो आपको वो दी गई है, वो आपको फ्रीडम दिया गया है। जबकि दूसरे देशों में ये सब फ्रीडम नहीं होता। आप कुछ भी कहीं भी नहीं बोल सकते, कुछ भी कहीं भी नहीं लिख सकते हैं। वहां पे हर चीज के लिए राजा, रानी या फिर डिक्टेटर का परमिशन होना जरूरी होता है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। कृपया आप इसे पढ़ेंगे, और ये जीवन में भी बहुत जरूरी है। जो लोग आगे आर्ट्स लेके करना चाहते हैं, या हिस्ट्री लेके करना चाहते हैं, या फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं, तो उन सभी चीज़ों लोगों के लिए, या फिर जो आगे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये सब आपको बहुत ज़रूरी है उसमें पढ़ने के लिए। तो कृपया करके आप इग्नोर ना करें इन चीज़ों को, और अच्छे से पढ़ें। क्योंकि अगर आपको सिविल सर्विसेज करना है, आपको पुलिस में भर्ती होना है, या फिर आपको उच्च अधिकारी बनना है, तो आपको ये सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा। ना चाहते हुए भी ये सब चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे थियोक्रेटिक स्टेट। थियोक्रेटिक स्टेट्स क्या होता है? इट इज अ स्टेट इन विच देयर इज एन ऑफिशियल रिलीजन, पीपल बिलोंगिंग टू दैट रिलीजन हैव एन एडवांटेज ओवर द अदर। मतलब ये एक ऐसा स्टेट होता है, एक ऐसा कंट्री जहां पे एक सर्टेन ग्रुप, रिलीजियस ग्रुप को ज्यादा एडवांटेज होता है ओवर द अदर। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान को ले लीजिए, तो पाकिस्तान ये कहता है, पाकिस्तान बांग्लादेश ये कहती है कि हम भाई मुस्लिम संबंधित कंट्री हैं, हमारे यहाँ जो है मुस्लिम ही जो है वो सबसे ज्यादा है, और हम यही फॉलो करते हैं। तो हमारा जो सबसे मेजॉरिटी है वो मुस्लिम्स है। तो वहाँ पे क्या है, मुस्लिम्स को ज्यादा एडवांटेज होगा बनिस्बत कि अगर कोई वहाँ हिंदू रहता है, कोई वहाँ सिख रहता है, कोई वहाँ क्रिश्चियन रहता है, तो कोई भी अगर वहां रहे, लेकिन उस रिलीजन को जो है ज्यादा वहां पे तवज्जो दिया जाएगा, ज्यादा फायदा दिया जाएगा, उनके साथ अच्छे से ज्यादा बर्ताव किया जाएगा, क्योंकि वो मेजॉरिटी जो है उस कंट्री की रिलीजन वही है। इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, थियोक्रेटिक स्टेट्स। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। मैं आशा करता हूं आप ये सब समझ गए होंगे, और कृपया करके मैं 1000 बार कह रहा हूँ, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, है ना। जब भी सुनने में आ रहा है कि 15 अगस्त के बाद स्कूल खुलेगा, तो जब भी स्कूल खुलेगा तो आपका पूरा स्कूल पे ये चेक होगा, और उसके मुताबिक ही फिर आपको मार्क्स दिया जाएगा, है ना, एग्जाम में। और क्या क्या आपने घर में ठीक से पढ़ा है, नोट्स पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, नोट्स बनाया है कि नहीं बनाया है। तो कृपया बाद में कंप्लेन ना कीजिएगा कि हमने ये नहीं किया, हम ये नहीं कर पाए, हमारे पास समय नहीं था। तो ऐसा कुछ नहीं है, है ना। सभी के पास दिन में 24 घंटा ही होता है, उसी में सबको काम करना होता है। ओके, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक दिस इज नॉट वर्किंग। ओके, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन बट also for your life examinations। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्या हम पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी। क्या होता है, डेमोक्रेसी आर टू टाइप्स, वन इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड द अदर इज द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, है ना। एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, दिस इज द ओल्डेस्ट एंड द रियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन विच द पीपल डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। ये बहुत ही पुराना तरह का डेमोक्रेसी है, जो बहुत सदियों से चला आ रहा है ना, कई 100 सालों से चला आ रहा है, जहाँ पे पीपल जो है, जहाँ पे जनता जो है डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है, डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व होती है इन मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द स्टेट। किस तरह से किसी स्टेट को, किसी प्रांत को चलाया जाए, उसमें वहाँ के लोग सही तरह से इन्वॉल्व होते हैं, सही तरह से उसमें अपना योगदान करते हैं। ईच एंड एवरी डिसीजन इज टेकन बाय ए मेजॉरिटी ऑफ वोट्स, है ना। और हर एक डिसीजन जो है वोटिंग के द्वारा होता है। अगर कोई भी काम किया जाएगा तो उसमें वोटिंग होगा। तो अगर 10 लोग हैं, तो अगर 7 लोगों ने एक तरफ वोट किया है, 3 लोगों ने एक तरफ वोट किया है, तो जो 7 लोगों ने जिन चीज के लिए वोट किया है, वो काम वहाँ पे किया जाएगा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कैन नॉट वर्क इन अ कंट्री विद अ लार्ज पॉपुलेशन। लेकिन इसकी ये खराबी है कि ये बहुत बड़ी विशाल कंट्री, जैसे कि हमारा भारत है, जहाँ पे पॉपुलेशन 130 से 133 करोड़ के बीच में है ना, जहाँ बहुत बहुत बड़ी आबादी है ना। तो वह यहाँ पे जो है, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम, दिक्कतें आ सकती हैं। एज इट इज कन्वीनियंट फॉर ऑल द पीपल टू वोट ईच टाइम अ डिसीजन इज मेड, है ना, एज इट इज इनकन्वीनियंट फॉर ऑल द पीपल टू वोट ईच टाइम डिसीजन इज मेड। और जिस तरह से
जिस तरह से दिक्कत होगी, अगर इतनी बड़ी कंट्री है तो हर एक लोग जो है हर एक चीज़ के लिए, हर एक छोटी बड़ी चीज़ के लिए वोटिंग नहीं कर सकते। वो एक छोटी सी कंट्री में पॉसिबल है, वेटिकन सिटी में पॉसिबल है, छोटी छोटी कंट्रीज में पॉसिबल है, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में जहाँ की आबादी बढ़ती जा रही है, कंटिन्यूस बढ़ती जा रही है, और ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, यहाँ पे आबादी की एक्सप्लोजन होगी जहाँ पे, है ना, और जिसके कारण बहुत सारी, अभी तो कोरोना आई है, बहुत और भी बीमारियाँ महामारी आ सकती हैं, और बहुत बड़ा मतलब बहुत विशाल तरीके से चीज़ें नष्ट होंगी, क्योंकि यहाँ की आबादी जिस तरह से बढ़ती जा रही है और फटती जा रही है उसके कारण। ठीक है, स्विट्जरलैंड इज द ओनली कंट्री टुडे वेयर डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज इन प्रैक्टिस एट द स्टेट लेवल, और एकमात्र स्टेट है वो स्विट्जरलैंड है, एकमात्र एक ऐसी जगह है जहाँ पे आज भी लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पालन करते हैं, और दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी का पालन किया जाता है। ठीक है, और भारत में ग्राम सभा को लोग डायरेक्ट डेमोक्रेसी बोलते हैं, क्योंकि एक छोटे से गांव में जहाँ पे 25-50 घर है, वहाँ पे लोग सीधा डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं वहाँ के कामों में, वहाँ के डेवलपमेंट में, जैसे ट्यूबवेल्स लगाना हो, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की काम हो, वहाँ पे नालियाँ बनानी हो, वहाँ पे पॉन्ड बनाना हो, तो वहाँ पे लोग डायरेक्ट इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी अब क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट मतलब जहाँ पे लोगों का सीधा आपका वहाँ पे कार्य में उनका योगदान हो। इनडायरेक्ट मतलब जहाँ पे लोगों का सीधा योगदान नहीं हो, है ना। तो इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया दिस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज प्रिवेलेंट। और बहुत सारे कंट्रीज, ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज आप बोल सकते हैं एक्सेप्ट स्विट्जरलैंड, जहाँ पे हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का पालन करते हैं। In this type of democracy, the people elect their representatives on the basis of universal adult franchise. Universal adult franchise मतलब क्या होता है आपको? Universal adult franchise मतलब कुछ नहीं होता है बल्कि वोटिंग होता है। किसके लिए? Who are more than 18 years ओल्ड। पहले 21 ईयर्स था, फिर इसे घटा के क्या कर दिया गया? 18 साल कर दिया गया। तो अगर आप 18 साल उससे ऊपर हैं तो आपके पास पूरा हक है, और आपके पास वोटिंग आईडी है, वोटर आईडी है, जिस आईडी से, आइडेंटिटी कार्ड से आप वोट देते हैं, तो आप अपने कंस्टिट्यूंसी में अमूमन वोटिंग कर सकते हैं, अपनी सरकार चुन सकते हैं। इसी को बोलते हैं हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, चलिए, तो इससे आप कर सकते हैं। This representative forms and runs the government on behalf of the people। और जिसको आप चुनते हैं वो आपकी जगह पे काम कर रहा है। जैसे कि कोई एमएलए आप चुनते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जिस प्रांत से वो चुना जाता है, he represents all the people of that प्रांत, है ना। उस प्रांत, उस कंस्टिट्यूंसी का हर एक जनता को वो रिप्रेजेंट करता है। तो अगर वहां पे कोई भी चीज चाहिए तो वो एमएलए जाके आपको असेंबली में जो है वो उनके लिए बहस करेगा, उनको वो मुहैया करवाएगा, ताकि वो उसका काम है कि वो इसे देखे कि हमारे प्रांत में, हमारे कंस्टिट्यूंसी में क्या लोगों को चाहिए, वो उनसे बातें करें, डायरेक्ट जाके उनसे मिले, उनसे उनकी दिक्कतों के बारे में पूछे, और क्या क्या और सुविधाएं उन्हें चाहिए उनके बारे में पूछे, कैसे ये चीज़ और अच्छी हो सकती है, कैसे उनका प्रांत आगे और आगे बढ़ सकता है, फल फूल सकता है, वहाँ पे कैसे अच्छी शिक्षा की सुविधा हो सकती है, अच्छी पानी की सुविधा हो सकती है ना। तो इन सभी चीज़ों की सुविधा के बारे में जो है वहाँ के एमएलए जो होते हैं उनको क्या करते हैं, हम लोग जो है इलेक्ट करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि नहीं, आप हमारे बदले में, क्योंकि हर एक इंसान उस जगह का उठ के तो असेंबली में जा नहीं सकता है। अगर एक गांव में मान लीजिए 5000 लोग रहते हैं, या मान लीजिए 1000 लोग भी रहते हैं, तो 1000 लोग डायरेक्ट तो उठ के असेंबली में जा नहीं सकते कि नहीं हर कोई बोले खड़ा होकर मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता है ना, क्योंकि ये इतना बड़ा साम्राज्य है, इतना बड़ा देश है, ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे। वो सब बहुत छोटी जगहों पे हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हम एक इलेक्शन करवाते हैं। इलेक्शंस में क्या करते हैं, हम वोट करते हैं और हम इलेक्ट करते हैं कि नहीं हमारा नेता कैसा हो, तो हमारा नेता ऐसा हो, है ना। हम लोग कहते हैं, तो हम लोग उस नेता को इलेक्ट करते हैं, और फिर ये उससे आशा करते हैं कि वो अपना तिजोरी ना भर के हम जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं उनके भलाई के बारे में सोचे, उनकी अच्छाई के बारे में सोचे, और उनके हित के लिए काम करें। ठीक है, These representatives form the government and run the government on behalf of the people, keeping people's welfare in mind. So the ultimate power resides with the common people। और इसलिए अल्टीमेट पावर क्या आम जनता के पास होती है। इसलिए कहते हैं ना, आजकल आप लोगों ने सुना हो, नेताजी लोगों को कहते हो जनता जनार्दन है भाई, जो जनता कहेगी वही होगा, है ना।
तो मतलब कि जनता ही सब कुछ तय करेगी। So the indirect democracy where focus is on the parliament is called a parliamentary democracy। और इस टाइप की डेमोक्रेसी indirect democracy जहाँ पे सब कुछ कहाँ एकत्रित होता है, पार्लियामेंट में होता है एकत्रित, है ना, जहाँ पे हमारा पार्लियामेंट कहाँ है, दिल्ली में है, जहाँ वहाँ पे एकत्रित होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी भी कहते हैं। द यूके एंड इंडिया हैव अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। इन सम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी लाइक द यूएस द फोकस इज ऑन द स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट। यूके जैसे भारत में, ब्रिटेन में ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन, वहाँ पे जो है प्रधानमंत्री सर्वोपरि होते हैं, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोलते हैं, जहाँ पे प्रधानमंत्री सर्वोपरि होते हैं। लेकिन अगर आप अमेरिका चले जाएंगे तो डोनाल्ड ट्रंप वहाँ के वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, और वहाँ पे प्रेसिडेंट सर्वोपरि होता है। द फोकस इज ऑन द स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट। सच डेमोक्रेसीज आर कॉल्ड प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, और उसे हम प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी बोलते हैं। इंडिया को क्या हम बोलेंगे, पार्लियामेंटेरियन डेमोक्रेसी, पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखेंगे क्या है पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। हम आगे क्या देखेंगे, पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी। पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, पिलर्स मतलब स्तंभ, है ना, पिलर्स मतलब स्तंभ। हिंदी में पिलर्स का मतलब क्या होता है, स्तंभ होता है। हिंदी में पिलर्स का मतलब क्या होता है, स्तंभ होता है। तो पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, there are some special elements of democracy that are essential factors for the democratic government to work successfully, है ना। कुछ ऐसे मूल सिद्धांत होते हैं जो बहुत ज़रूरी होती है सरकार को, सरकार उसके बिना चल नहीं सकती। किसी भी देश की सरकार उस बेसिक मूल सिद्धांतों के बिना चल नहीं। जैसे कि मान लीजिए आपको एक सेंटेंस लिखना है, मान लीजिए आपको सेंटेंस लिखना है, राम इज अ गुड बॉय, लेकिन आप ये सेंटेंस तभी पढ़ सकते हैं जब आपको ए से लेके जेड तक पता हो, है ना। अब आपको यही नहीं पता कि ये क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, यही हमको नहीं पता चल रहा है, तो आप क्या इसे क्या पढ़िएगा, ये तो हो जाएगा काला अक्षर भैंस बराबर, है ना। तो ये क्या, ये आपको बेसिक है, ए टू जेड आ ई आना चाहिए आपको, स्मॉल ए से स्मॉल जेड तक आना चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब बेसिक्स है। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के कुछ चीज, कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है कुछ चीज़ बेसिक्स होते हैं जो कि फॉलो किए बिना या फिर उनके मूल सिद्धांतों पे चले बिना जो है कोई भी सरकार नहीं चल सकती है। सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी, पहला क्या है इसमें, सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी। सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब आपको पता है बराबरी, सोशियो मतलब सोसाइटी, इकोनॉमी मतलब जो लेन देन, इकोनॉमी मतलब बेसिकली जो लेन देन होता है पैसे का, तो सोशियो इकोनॉमिक इक्वालिटी, है ना, मतलब समाज में हर तरह की समानांतरता होनी चाहिए। देयर इज नो डेमोक्रेसी विदाउट इक्वालिटी, दुनिया में ऐसी कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है जहाँ डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप में बात नहीं कर रहा हूँ, जहाँ डेमोक्रेसी है, दुनिया में कोई भी ऐसी डेमोक्रेसी नहीं है जहाँ पे बराबरी की बात ना की गई हो। इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल द सिटीजन्स एंजॉय इक्वल राइट्स, all sections of the society should receive equal benefits and take part in the development of the community. The judiciary provides equal justice to everyone. मतलब in democratic country all the citizens have the equal rights. हमारे पास जो हमारे 6 fundamental rights हैं, पहले 7 fundamental rights थे, आप लोगों को पता होना चाहिए, before we had 7 fundamental rights, लेकिन फंडामेंटल जो आर्टिकल नंबर 30 में जो हमारा फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, उसे डिलीट कर दिया गया है और हमारे पास अभी 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, तो ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी शुड रिसीव इक्वल बेनिफिट्स एंड टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री ऑफ द कम्युनिटी, है ना। मतलब देश के हर एक नागरिक को, हर एक प्रांत के लोगों को, हर एक जगह के लोगों को, है ना, हर एक सोसाइटी के लोगों को एक साथ मिल के देश के हित में काम करना है, अपने हित में काम करना है। अगर आप देश के हित में काम करेंगे तो आप अपने हित में ही काम कर रहे हैं। ठीक है, द जुडिशरी प्रोवाइड्स इक्वल जस्टिस टू एवरीवन। जुडिशरी जो है, जो लॉ सिस्टम क्या कहती है कि सबको बराबरी की नज़र से देखा जाए, नो वन इज एबव लॉ। लॉ कहती है ना कि नो वन इज एबव लॉ, है ना, लॉ खुद ही कहता है
कि लॉ से ऊपर, कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वो कानून का रखवाला ही क्यों ना हो, है ना। इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू हैव इकोनॉमिक इक्वालिटी इन सोसाइटी, और ये बहुत ज़रूरी है कि सोसाइटी में इकोनॉमिक इक्वालिटी भी हो। मतलब हमारे सोसाइटी में क्या है, देयर इज़ अ ग्रेट गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर, देयर इज़ अ ग्रेट गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर। अमीर बहुत ही अमीर है, बहुत ही अमीर है, और गरीब बहुत ज़्यादा गरीब है ना। इनके बीच में जो ये गैप है ना, ये बहुत ज़्यादा है, ये जो गैप है इनके बीच में ये बहुत ज़्यादा है। अमीरी और गरीबी के बीच में जो गैप है ये बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमारा देश आज तक गरीब ही रह गया है, गरीबी की रेखा के अंदर बहुत सारे लोग जीते हैं, क्योंकि अमीरों के पास बहुत ज़्यादा पैसा और गरीबों के पास कुछ भी नहीं है कि नहीं, यही फ़र्क है। इसलिए ये बहुत बड़ी दिक्कत है कि हमारा देश आज भी इतना बड़ा साम्राज्य होके, इतना बड़ा देश होके, है ना, हम सबसे ज़्यादा इंजीनियर्स बनाते हैं, सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स बनाते हैं, है ना, फिर भी हम बहुत पीछे हैं बहुत सारे देशों से। नो वन शुड सफ़र हंगर एंड नो वन शुड बी डिनाइड द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। ये कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि कोई भी भूखा ना सोए, कोई भी भूखा ना मरे, है ना, और किसी को भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जीवन में, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान, और आजकल तो सबसे इम्पोर्टेंट शिक्षा है, जो लोगों को समझना ही चाहिए अपने तरफ से कि शिक्षा कितनी ज़रूरी है, क्यों शिक्षित करना ज़रूरी है, और क्यों बेटियों को ज़्यादा शिक्षित करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर एक बेटी पढ़ती है तो वो पूरे घर को पढ़ाती है, लेकिन एक बेटा पढ़ता है तो सिर्फ अकेला वो पढ़ता है। लेकिन अगर एक बेटी पढ़ती है तो पूरा उस खानदान में हर कोई पढ़ता है, उसके घर में हर कोई पढ़ता है। लेकिन अगर एक बेटा को पढ़ाया तो सिर्फ वहाँ पे वो पढ़ता है, लेकिन बेटी के शिक्षित होने से, अगर एक माँ के शिक्षित होने से, एक बहू के शिक्षित होने से पूरा समाज पढ़ता है, पूरा आप कह सकते हैं पूरा गांव पढ़ता है, पूरा देश पढ़ता है, पूरा देश आगे बढ़ता है, ठीक है। देयर शुड बी नो गैप बिटवीन द इकोनॉमिक सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, और कोई भी गैप मतलब कोई भी दोनों में डिफरेंसेस नहीं होनी चाहिए, अलग अलग सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में कभी भी डिफरेंसेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कल पढ़ेंगे अब पॉलिटिकल अवेयरनेस के बारे में, हम अपनी अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आप सब इस वीडियो को ठीक से देखेंगे, अच्छे से। मैं एक एक शब्दों को मैंने समझाया यहाँ पे आपके पूरे किताब में। अगर आप इसको एक बार मेरी वीडियोज़ को 2 या 3 बार देख लेंगे तो वो किताब भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब कृपया करके प्लीज़, ये मेरी रिक्वेस्ट है, पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। नहीं पढ़बे कुछ नहीं हो, पढ़ के की होई छे, ऐसा मेंटालिटी मत रखिए। कहता है कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तो जीवन में बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच। तो इन द नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट पॉलिटिकल अवेयरनेस। थैंक यू सो मच टू ऑल द स्टूडेंट्स।